नमस्कार। आज हम विमान स्थान के तृतीय अध्याय जनपदो ध्वंसनीय विमानम का अध्ययन करेंगे। जनपद मतलब व्यक्तियों का समूह और उध्वंस मतलब उसका नाश होना। आचार्य सुश्रुत और आचार्य ज्योतिष चंद्र जी सरस्वती ने इसे मरक कहा है। आचार्य चक्रपाणी ने व्याधि उत्पत्ति के दो हेतु बताए हैं, एक साधारण और अन्य असाधारण। असाधारण हेतु मतलब हर व्याधि में अलग अलग हेतु है। कोई व्याधि के कफकर आहार विहार हेतु है तो कुछ व्याधि वात प्रकोप से होती है जो सभी में सामान्य नहीं है। अब साधारण हेतु मतलब कुछ एक घटक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े वर्ग में समान रूप में हेतु स्वरूप दिखाई देते हैं, जैसे कि विकृत वायु, विकृत देश, विकृत काल और विकृत जल। देखिए, अब आगे जाएंगे हम। प्रथम श्लोक में आचार्य अत्रेय द्वारा अग्निवेश को किस स्थान पे इस अध्याय में आए हुए विषयों का वर्णन किया गया है ये बताया गया है। अब श्लोक क्रमांक 3 देखिए। जनपद मंडले पंचाल क्षेत्रे द्विजातिवराध्युषिते कांपिल्य राजधान्यां भगवान पुनर्वसु आत्रेयः अन्तेवासी गणपरिवृतः पश्चिमे घर्ममासे गंगातीरे वन विचारम अनुविचर्य शिष्यम अग्निवेशम अब्रवीत। अब आत्रेय ने जनपदोध्वंस का वर्णन कहाँ किया ये इस श्लोक में बताया गया है। पंचाल नामक जो क्षेत्र है वहाँ के कंपिल्य नामक राजधानी में ग्रीष्म ऋतु के अंत में ज्येष्ठ मास में गंगा नदी के तट पर वनों में भ्रमण करते हुए शिष्यों से घिरे हुए पुनर्वसु आत्रेय ने शिष्य अग्निवेश के प्रति ये कहा। क्या कहा ये श्लोक 4 में बता गया है। दृश्यन्ते ही खलु सौम्य नक्षत्र ग्रह गण चंद्र सूर्य अनिल अनलानां दिशां च अप्रकृति भूतानां ऋतु वैकारिका भावः। आत्रेय क्या कहते हैं? अप्रकृतिभूत मतलब अस्वाभाविक रूप में स्थित नक्षत्र, ग्रह समुदाय, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि और दिशाओं के तथा ऋतुजन्य विकारों को उत्पन्न करने वाले भाव मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे समय में जिन औषधि वनस्पतियों के रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे औषधियों का संग्रह कर लेना चाहिए, क्योंकि विकृत भावों के कारण औषधियों के गुणधर्म भी नष्ट हो जाएंगे और संग्रह की हुई गुणवान औषधियाँ जनपदोध्वंस में उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा में फलदायी साबित होंगी। अब आगे श्लोक क्रमांक 5 में आचार्य अग्निवेश द्वारा आचार्य आत्रेय को प्रश्न पूछा गया है। अब ये औषधि संग्रह करने के पश्चात कल्प आदि बनाने के बाद जनपदोध्वंस में उपयोग लाई जा रही है ये वनस्पतियाँ। तो आचार्य अग्निवेश क्या पूछते हैं? अपि तु खलु जनपदोध्वंसनम एकेन एव व्याधिना युगपत समान प्रकृति आहार देह बल सात्म्य सत्व वयसाम मनुष्याणां कस्मात् भवति इति। मतलब भिन्न भिन्न आहार, देह, बल, सात्म्य, सत्व और वय के व्यक्तियों को जनपदोध्वंस में एक ही साथ एक ही व्याधि कैसे होता है? इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, ऊपर बताए गए प्रकृति आदि भावों में भिन्नता होते हुए भी कुछ अन्य सामान्य भाव होते हैं जिनके विकृत होने से एक ही समय एक ही समान लक्षण वाली व्याधियाँ उत्पन्न होकर जनपद का विनाश कर देती है। वो समान भाव है वायु, जल, देश और काल। अब आगे हम एक एक करके वायु, जल, देश, काल इन चारों के विकृतियों के लक्षण देखेंगे। अब श्लोक क्रमांक 7 में देखिए विकृत वायु के लक्षण दिए हुए। क्या कहा है? तद यथा यत ऋतु विषम मतलब ऋतु के विपरीत चलने वाली, अतिस्तिमित अत्यंत निश्चल या फिर जो अत्यंत स्थिर है ऐसी, अति चंचल अधिक परिवर्तन होने वाली, अति परुष अति कर्कश या फिर कठोर, अति शीत,
अति उष्ण, अति रुक्ष, अत्यंत रुकी ऐसी हवा। अत्यंत अभिसंधी मतलब अत्यधिक नमी वाली या आर्द्रता जिसमें अधिक है। अति भैरवारव, भैरवारव का मतलब जो अत्यंत भयोत्पादक आवाज़ करती है। अति प्रतिहत परस्पर गति मतलब अनेक दिशाओं से परस्पर एक दूसरे से टकराती हुई गति वाली। अति कुंडलिनी अत्यधिक चक्कर मारती हुई मतलब साइक्लोन टाइप। असात्म्य गंध मतलब जहाँ से अहितकर गंध आ रहा है ऐसी हवा। बाष्प सिकता मतलब बालू, पांशु मतलब धूलिकण और धूम से उपहत हुई वायु। इस प्रकार की जो सभी वायु होती है वो रोगों को उत्पन्न करने वाली जाननी चाहिए। अब आगे के श्लोक में हम विकृत जल के लक्षण देखेंगे। उदकम तु खलु अत्यर्थम विकृत गंध वर्ण रस स्पर्शम क्लेद बहुलम मतलब जो विकृत गंध वाला, विकृत वर्ण, रस, स्पर्श वाला है ऐसा जल जिसमें क्लेद अत्यधिक प्रमाण में है। अपक्रांत जलचर विहंग जिसे छोड़कर जलचर प्राणी या पक्षी चले गए हो। उपक्षीणम जलेशयम जिसका पानी थोड़ा बहुत बचा है। अप्रीतिकर जो पीने में प्रिय नहीं लगता ऐसा जल। अभगत गुणम विद्यात मतलब जिस जल में जीवनीय, पिपासार आदि जो जल के गुण हैं वो नष्ट हो गए हो ऐसा जल विकृत जानना चाहिए। इसी प्रकार से आगे विकृत देश के लक्षण देखेंगे। जिस देश का स्वाभाविक वर्ण, गंध, रस और स्पर्श विकृत हो गया है, जहाँ की भूमि अधिक क्लेद युक्त, आर्द्रता युक्त हो गई है, जहाँ पे सरीसृप यानी सरकने वाले जीव, सर्प इत्यादि, व्याल यानी हिंसक पशु, मशक, शलभ, मक्षिका, मूषक यानी चूहा, उलूक, श्मशानिक शकुनी यानी गृध्र, जम्बूक यानी गिदड़ इत्यादि जो जंतु है वो उस भूमि में व्याप्त हो गए हैं। तृण, उलूक युक्त लता आदि का अधिकता वाला यानी विषारी जो वनस्पति है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है उस भूमि में। और वहाँ का जो धान्य है वो गिरा हुआ है या सूख गया है, यानी पहले जो प्राकृत धान्य रहता था वो अब विकृत हो गया है। उसके पश्चात धूमयुक्त वायु हो गई है और पक्षियों की चहचहाट अधिक हो गई है, जहाँ पे तीव्र ध्वनि से कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत ज़्यादा। अनेक प्रकार के पशु पक्षी जो व्यथित होकर इधर उधर दौड़ रहे हैं ऐसी भूमि हो। और जहाँ के व्यक्तियों में, जहाँ के जनपद में धर्म, सत्य, लज्जा, सदाचार, शील इत्यादि जो उत्तम गुण होते हैं वो नष्ट हो गए हो। और जहाँ का जलाशय जो पानी का स्थान है वो बहुत ज़्यादा लहर वाला और जिसकी लहरें ऊंची उठ रही हो ऐसा हो गया है। और जिस भूमि में आकाश से निरंतर उल्कापात हो रहे हैं, विद्युतपात यानी बिजली गिर रही है, भूमि कंपायन हो रही है, भूमिकंप हो रहा है और भूमि में से भयंकर शब्द सुनाई पड़ रहे हो ऐसा देश। और जहाँ पे विकृत वर्ण के मेघ समूह से आवृत्त सूर्य, चंद्रमा तथा तारे दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से जहाँ के मनुष्य संभ्रमित, अनिश्चित अवस्था वाले हो गए हैं और शुद्ध हुए यानी पीड़ित हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं और रुदन करते हुए हैं मतलब रो रहे हैं, अंधकार में गिरे हुए हैं मतलब अंधकार यानी अज्ञानता से घिरे हुए हो गए हैं। गुयक, यक्षादि के समान यानी चोरी वगैरह करने वाले, आचरण करने वाले व्यक्ति बढ़ गए हैं जहाँ पे। इस प्रकार विकृत लक्षण वाले देश को अहित कर जानना चाहिए। इसके बाद हम विकृत काल के लक्षण देखेंगे। आगे के श्लोक में देखिए, कालम तु खलु यत ऋतु लिंगाद विपरीत लिंगम अतिलिंगम हीनलिंगम च अहितम व्यवस्थित मतलब ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षण जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या फिर ऋतु के प्राकृत लक्षण से अधिक लक्षण या प्राकृत लक्षण से हीन लक्षण जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उस काल को अहित जानना चाहिए। इमान एवं दोषयुक्त चतुरो भावान जनपदो ध्वंसकरान वदंती कुशला अतो अन्यथा भूतास्तु हितान आचक्षते। इस प्रकार उपयुक्त चारों भावों का दोषयुक्त हो जाना जनपद के उध्वंस का कारण होता है, ऐसा कुशल चिकित्सक कहते हैं। अब चारों भावों के उपयुक्त विपरीत लक्षण वाले यानी जो विकृत लक्षण दिए हुए उसके विपरीत यानी प्राकृत लक्षण वाले या स्वाभाविक लक्षण वाले वायु, जल, देश, काल इनको हित कर जानना चाहिए। अब आगे के श्लोक में चारों भावों में से
कौन सा भाव प्रधान है इसका वर्णन किया गया है। श्लोक क्रमांक 9 देखिए। भवन्ति च अत्र वैगुण्यम उपपन्नानां देशकालानिलाम्बसां गरीयस्त्वं विशेषेण हेतुमत संप्रवेक्षति। वाताज्जलं जलाद्देशं देशात् कालं स्वभावतः विद्यात् दुष्परिहार्यत्वात् गरीयस्तरम अर्थवित। मतलब दुष्परिहार्य यानी कठिनता से छोड़ने योग्य होने के कारण वायु से जल, जल से देश और देश से काल अधिक प्रधान जानना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, तो इसके लिए कहा गया है स्वभावतो दुष्परिहार्यत्वात् इति, यानी स्वभाव से ही वायु की अपेक्षा जल दुष्परिहार्य है, यानी छोड़ने के लिए कठिन है। जल की अपेक्षा देश अधिक दुष्परिहार्य है तथा देश की अपेक्षा काल अधिक दुष्परिहार्य है। अब वायु दूषित होने पर हम निवास जगह पे जा सकते हैं, वो जगह बदल सकते हैं। विकृत जल होने पर किसी दूसरे प्रदेश में जाके जल का यूज़ कर सकते हैं या जल की शुद्धि कर सकते हैं। मगर देश विकृत हो जाने पर देश को छोड़ना पड़ेगा और ये जल छोड़ने से अधिक कठिनाई वाला होता है। किंतु काल अगर विकृत हो गया तो काल तो सर्वत्र छोड़ने में अशक्य है, इसीलिए वातादि भाव में काल सबसे प्रधान है। अब ये प्रधानता आदि बताने का प्रयोजन क्या है, इसका वर्णन श्लोक नंबर 11 में किया है। वायवादिषु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित् प्रतिकारस्य सौकर्ये विद्यात् लाघव लक्षणम, यानी जो विशेषज्ञ चिकित्सक है इन वायु आदि चारों भावों में उपयुक्त दोषों की चिकित्सा की सरलता के लिए लघुता के लक्षण को जानना चाहिए। यानी इसमें किस भाव के लक्षण लघु है, किस भाव के लक्षण ज़्यादा है, ये जानना चाहिए। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं प्रतिकार्य से सौकर्य, अर्थात प्रतिकार के सरलता के लिए इस वचन से तात्पर्य है कि जैसे विधि कही है उस विधि से वातादि के परित्याग की सरलता होती है। आगे जनपदोध्वंस के सामान्य उपचार के बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर 12 देखिए। चतुर्षु अपि तु दुष्टेषु कालांतेषु यदा नरः भेषजेन उपपाद्यन्ते न भवन्ति आतुरस्तदा येषां न मृत्यु सामान्यं सामान्यं न च कर्मणां कर्म पंचविधं तेषां भेषजं परमुच्यते। इन वातादि चार भावों के विकृत होने पर जब व्यक्तियों की उचित औषधियों से चिकित्सा की जाती है तब वो रोगी नहीं होते। लेकिन किन व्यक्तियों की चिकित्सा की जा सकती है, तो जिनका मृत्यु सामान्य नहीं है और जिनका पूर्व कर्म सामान्य नहीं है। मृत्यु सामान्य नहीं है मतलब जिनका मृत्यु का योग नहीं आया है या जिनके पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म के पूर्व कर्म अच्छे हैं, उनके चिकित्सा की जा सकती है। लेकिन जिनका मृत्यु सामान्य है और कर्म विपाक भी हो चुका है उनका रक्षण हम नहीं कर सकते। मतलब मृत्यु सामान्य मतलब जिनकी मृत्यु देव से आने वाली ही है, और कर्म सामान्य मतलब जिन्होंने पूर्व जन्म में गलत कर्म किए या इस जन्म के पूर्व में गलत कर्म किए हो वह। जिन रोगी की चिकित्सा की जा सकती है उनके लिए पंचकर्म उत्तम चिकित्सा कही जाती है। पंचकर्म में कौन कौन से कर्म आते हैं, तो वमन, विरेचन, अस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरोविरेचन यानी नस्य। इसके बाद जनपदोध्वंस की चिकित्सा में कुछ आहार विहार इनका वर्णन आचार्य चरक ने किया है, उसको हम आगे देखेंगे।